सिचुएशन रूम में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, आज ज़रा हम मुख्तलिफ मौजू पे मगर हमारी ज़िंदगियों से इंतहाई अहम और जुड़ा हुआ मौजू, और वो है पुलिस और सिक्योरिटी की सिचुएशन। इसमें हमारे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब, जो कि सिक्योरिटी चीफ भी हैं और वज़ीर कानून भी हैं, सिक्योरिटी ज़ार हैं पंजाब के। उनसे बात करेंगे। बड़ा वेरीड एक्सपीरियंस है उनका एज अ पोलिटिकल वर्कर। वो नबुरदाज़बा भी रहे हैं इन तमाम इदारों के साथ और आज उन्हें वो कंट्रोल भी कर रहे हैं। उन पर बात, मगर मैं उनकी तरफ जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं। एक स्टोरी मैं उनसे पूछूंगा इरफान मलिक साहब से, और इस स्टोरी की रोशनी में हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और फिर राना साहब से पूछेंगे कि कैसी मिली लॉ एंड ऑर्डर जो उन्हें इनहेरिट की उन्होंने एज आ सिक्योरिटी चीफ पंजाब के, और क्या तब्दीलियाँ लाए या नहीं ला सके, और क्या ताल्लुक है आवाम का और पुलिस का। और भी हमारे साथ लोग होंगे, मगर पहले सेगमेंट में हमारे साथ राना साहब होंगे। और इरफान साहब, मैं चाहूँगा कि राना साहब की तरफ जाने से पहले ख़ास तौर पर ये जो आज एक वाक़या हुआ है और जिसके ज़रिए हम ये चाहेंगे कि हमें अंदाज़ा हो सके कि मुफस्सल में ख़ास तौर पे दूर के शहरों में क्या बीत जाती है और कहाँ तक इंसाफ तक या पुलिस की मेहरबानियों तक रसाई है आम आदमी की। एक तो आप हमें ये स्टोरी सुना दे, राना साहब भी सुन रहे हैं, फिर मैं उनकी तरफ जाता हूँ। जी मलिक साहब। जी बिल्कुल काजी साहब, चंद माह कबल DPO बहावल नगर ने एक FIR की, जो कि वहाँ के MNA थे, उनके गनमैन्स के ऊपर FIR की गई। उस FIR के पादाश के अंदर हुआ ये कि जो MNA थे उन्होंने DPO को हटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी, और उस कोशिश के दौरान वो पहले वज़ीर आला के पास गए। वज़ीर आला से उन्होंने शिकायत की, उनसे सिफारिश की कि DPO को हटाया जाए, लेकिन वज़ीर आला ने उनको भी बुलाया, DPO को भी बुलाया, और अपने जो MNA थे उनको भी बुलाया, दोनों के मामला सुने। उसमें IG उसको क्लियर किया गया DPO को, और MNA को ये कहा गया कि आप अभी स्टे करें, मामला को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो MNA थे वो काफ़ी असर रसूख वाले थे। उन्होंने देखा कि वज़ीर आला ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास गए। उनसे जब उन्होंने शिकायत की कि DPO को हटाना अब मेरी जो ज़ाती अना का मसला बन चुका है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया कि DPO को सरेंडर करवाया जाए। और सरेंडर करवाने से पहले ये भी एक पहले फ़ैसला किया गया कि इनका पैचअप करवाने के लिए IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा को बीच में लाया जाए। IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने उस DPO को फ़ोन किया, उसे कहा कि आपने MNA से एक्सक्यूज़ करना है, उससे माफ़ी मांगनी है। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपको ओहदे से हटना पड़ेगा। जिसके ऊपर DPO शारिक कमाल सिद्दीकी ने ये बेहतर जाना कि MNA से माफ़ी मांगने से बेहतर है कि वो सरेंडर हो जाएं, और कल जो है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उनको ओहदे से सरेंडर करना पड़ा। बहुत शुक्रिया। और ये राना साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये मेरे पास नोटिफिकेशन भी मौजूद है। ये इस कहानी की वेरीफाई तो आप करेंगे, आपसे ज़्यादा हकायक तक रसाई किसको हो सकती है, हम जितने लोग बैठे हैं। एक जो एक शिकवा है, और वही शिकवा फिर रीसरफेस करता है कि क्या हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इस पुलिस को निकाल सकते हैं और शायद या नहीं निकाल सकते, और ये हमें इन्हें देख के एहसास तहफ़्फ़ुज़ की बजाय खौफ का एहसास क्यों होता है, या ये आपके ख्याल में तासुर गलत है? जनाब राना सनाउल्लाह साहब। देखिए, मैं इस तसर को जो है वो इस तरह से आउटराइटली, जिस तरह से एक जनरल स्टेटमेंट दे दी जाती है, उस तरह से तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कई जगहों पे लोग कोशिश करते हैं। लेकिन इन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पिछले तकरीबन 7.5 साल में मैं दो चीज़ें आपके सामने रखनी चाहूँगा। एक तो ये है कि पुलिस में एक कांस्टेबल से लेके ASI सब इंस्पेक्टर तक एक भी आदमी किसी पॉलिटिकल या किसी सिफारिश की बुनियाद पे भर्ती नहीं हुआ। NTS टेस्ट के ऊपर सारे भर्ती हुए हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। उसके बाद कोई DPO, कोई CPO, कोई RPO, कोई DCO, कोई कमिश्नर कतई तौर पे किसी सिफारिश के ऊपर तैनात नहीं हुए। इन लोगों की बाकायदा एजेंसी से क्लियरेंस ली जाती है। बाकायदा DPO के लिए IGP और DCO कमिश्नर के लिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो पैनल पेश करते हैं, जो कि 3 से 5 लोगों पे मुश्तमिल होता है। उसको एक कमेटी बैठ के इंटरव्यू करती है, जिसमें कोई सियासतदान नहीं होता, और चीफ मिनिस्टर के साथ वो लोग बैठ के जो है वो फ़ैसला करते हैं। अब ये वाक़या जिसका आपने जिक्र किया, ये वाक़या इस तरह से है नहीं। दरअसल हम वाक़यात को जो है वो एक अपने तौर पे एक रुख दे के फिर उसके ऊपर जो है वो एक ऐसी कहानी बिल्ड कर लेते हैं कि उसके ऊपर पर हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं या वो सारी चीज़ें सब्ज़ हैं या सारी ब्लैक हैं।
हुआ ये कि एमएनए के जो है वो घर पे एक रेड हुआ, उस एसएचओ ने रेड किया और रेड के बाद उसने मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे का अंदराज जो है वो गलत पाया गया और उस रेड को भी जो है ये पाया गया कि ये गलत हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, या ये आईजीपी नहीं कह रहा, या ये सीएम ऑफिस नहीं कह रहा, ये बाकायदा शारिक जमाल साहब ने ख़ुद जब ये मामला रिपोर्ट हुआ तो उन्होंने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये कहा कि ये वाकई इस एसएचओ का कसूर है, ये सारा गलत हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने इस बात को ये कहा कि ये मेरे इल्म में नहीं है। इस बात को बाद में इंक्वायर किया गया कि क्या वाकई इनके बात इल्म में नहीं थी, लेकिन पाया ये गया कि अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस लेवल के ऊपर किसी भी ऑफिसर को जो है वो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मालूम ये हुआ कि ही वाज इन पिक्चर, ही वाज इन द नॉलेज ऑफ होल दिस प्रोसीडिंग्स, और उन्होंने आके एक ऐसी मीटिंग में जिसमें आईजीपी मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, एमएनए मौजूद था और बाकी लोग सीनियर लोग मौजूद थे, उसने वहाँ पे आके मिस स्टेट किया, झूठ बोला, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो है वो उन्हें जो है वो सरेंडर किया गया। अगर वो सच्चाई से काम लेते और ये कहते कि जी ये मेरे इल्म में था, ये गलत हुआ है, राणा साहब आप ये इनकार करते हैं कि उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया था, एक्शन लेना, माफी मांगने के लिए कहा गया था? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बात सामने आ गई कि उन्होंने एक यानी आईजीपी और चीफ मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो है उन्होंने एक फैक्ट को मिस कोड किया है, झूठ बोला है, तो फिर उसके बाद माफी का क्या? अच्छा राणा साहब एक और सवाल, इससे चलें आपकी वर्जन आ गई, मगर मैं एक सवाल और करता हूं कि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपने बड़ा गर्म सर्द देखा है और इन एजेंसी इदारों को भुगता भी है, हम जानते हैं आपकी स्ट्रगल को है। ये फरमाइए कि क्या जिस तरीके से पुलिस को, एक तो ये आपने कहा, मगर तस्वर ये है कि यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता जब तक कि वो जो टॉप की हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मर्जी ना हो या वो खुश ना हो, और दूसरा ये तस्वर कि हम एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, राणा साहब मैंने 35 प्रोग्राम किए हैं, एक रेप की एफआईआर थी मुजफ्फरगढ़ में, खुदा जानता है कि न जाने कितना, और वो जब तक चीफ मिनिस्टर साहब का हेलीकॉप्टर नहीं गया एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये है जमीन पे तस्वर, इस पर आप कैसे कमेंट करेंगे? ये कौन सी एफआईआर? ये जो मुजफ्फरगढ़ में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, रेप की विक्टिम थी, और जिसके बारे में बाद में कहा गया था कि जी उसको किसी ने इंड्यूस किया है, मुझे नाम याद आ जाएगा, मैंने खुद ये रिपोर्ट किया था एक दूसरे प्रोग्राम में वाकया, उसने अपने आप को आग लगा ली। तो आप ये उस एफआईआर की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये एलेज किया गया था कि वो खातून जो है वो अपने भाई के साथ आ रही थी और रास्ते में उसका रास्ता रोक के, देखें काजी सईद साहब, खुदा को जान देनी है, हमें हकीकत और सच्चाई के ऊपर जो है ना वो खड़े होना चाहिए। वो वाक़या जो है आप यकीन करें कि वो वाक़या गलत था। उसकी एडिशनल आईजी लेवल पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और वहाँ पे एक निजी चैनल के नुमाइंदे ने बाकायदा जो है ये मैनेज किया था और उसे कहा गया था उस बच्ची को कि तुमने अपनी शलवार के जो नीचे हिस्सा होता है जिसको पंजाबी में पोंचा कहते हैं, कि आपने उसको थोड़ी सी आग लगानी है, बाद में आपके ऊपर मिट्टी फेंक के आपको बचा लिया जाएगा, ये फ़ोटो जब आपकी चलाएंगे, आपकी एफआईआर भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन बाद में आग बुझाई ना जा सकी। उसके बाद फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो कोई मानता नहीं है। उसके बाद उसकी जुडिशल इंक्वायरी हुई, उसका चलान बाकायदा अदालत में पेश हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने, पहले मुजफ्फरगढ़ में था, उन्होंने कहा ये हमें इसके ऊपर यकीन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान में वो केस चला और वो मुलजमान सारे बरी हुए। वो मौक़िफ़ जो पहले दिन था पुलिस का, जिसको ना गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ना मीडिया ने सपोर्ट किया, ना हमने सपोर्ट किया, हम भी पीछे हट गए। हमने कहा यार ये इस मुसीबत को हम कैसे जो है वो फेस करें, आप जो कहते हैं आप गलत ही कहते हैं, जो बात हो रही है वही बात सही होगी। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर जुडिशल प्रोसेस ये साबित हुआ कि वो जो इंसिडेंट था, वो जो एफआईआर थी, वो जो मौक़िफ़ था, वो फेक था, वो गलत था। आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा राणा साहब ये बताएं, चलें ये आपका मौक़िफ़ भी आ गया और बाद में मेरे ख्याल में वो बच्ची जल मरी थी, अगर मेरा हादसा सही मुझे जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और वो केस जो है वो बाद में जो है वो अदालत से बरी हुआ है वो। ठीक। अच्छा राणा साहब, अब मैं जनरल क्वेश्चन करता हूँ एज अ सिक्योरिटी चीफ और एज अ पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं, आपका क्या तजुर्बा है, एमएनएज एमपीएज का कितना इन्फ्लुएंस है इन थानों पर,
और कितना इंसाफ मिलता है एक थाने में, क्योंकि इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है एक थाने में। खुदा मुझे तो डर लगता है थाने में जाते हुए, अगर मैं अपनी बात करूं तो। बहरहाल मेरी बात को साइड पे रख दें, तो ये तसर कैसे ज़ाहिर करेंगे आप? जी, काजी साहब, थाना कल्चर जो है जिसे खौफ भी है, जिसके ऊपर इतराज़ भी है, थाना कल्चर में दो चीज़ें हैं। एक है थाना कल्चर में 50% ये है कि आदमी थाने जाता है, वहाँ उसे धक्के मिलते हैं, उसे वहाँ पे एक बड़ा उजड़ किस्म का थानेदार या मर्र बैठा होता है, वो उसको गालियाँ देता है और उसको कहता है दौड़ जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये है 50% थाना कल्चर। ये है 50% ये है कि जनाब थानेदार है, मिसर उसके पास है, उसके ज़िमनी में इतनी ताकत है कि वो ज़िमनी में लिखेगा कि जनाब फ़लाँ केस जो है इसमें राना सनाउल्लाह या काजी सईद जो है ये गुनाहगार हैं, तो ये गुनाहगार हो जाएंगे। अगर वो मदई फरीक हमें गुनाहगार बनाता भी रहे, वो लिख दे कि बेगुनाह, हम बेगुनाह हो जाएंगे। ये दो चीज़ें जो हैं, दिस इज़ दी थाना कल्चर। हम इसमें ये कर रहे हैं कि आप बाई दिसंबर ऑफ दिस ईयर, ये मैं आपसे ये बात कमिट करने जा रहा हूँ, इससे पहले शायद मौका कम आया है, आप इसको नोट कर लें। अगर ये ना होगा तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा अपने प्रोग्राम में, मुझसे पूछिएगा। हर थाने में या थाने की बिल्डिंग के साथ एक जो है वो रिसेप्शन रूम होगा। उस रूम में बाकायदा आईटी का सारा सिस्टम होगा। उसमें आईटी क्वालिफाइड 2 या 3 जो है वो नौजवान होंगे और एक ख़ातून भी होगी, ताकि अगर कोई ख़ातून कंप्लेंट लेके आए, उस थाने में जो आदमी जाएगा उसकी कंप्लेंट का आईटी सिस्टम के तहत अंदराज होगा। अंदराज होते ही उसको ट्रैक नंबर मिलेगा। उस ट्रैक नंबर और उसकी इंटीमेशन जो है वो डीपीओ को, आरपीओ को, आईजी को जो है वो उस सिस्टम के तहत जो है वो पहुंच जाएगी। और उसके बाद उसे कोई भी ट्रैक कर सकेगा कि इसका फ़ैसला 2 दिन में हुआ है, 3 दिन में हुआ है। उसे विद इन 24 आवर या बाज़ जो क्राइम है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा है, उसको बता दिया जाएगा कि जी आपकी दरख्वास्त सच्ची है और आपका मुकदमा दर्ज हो गया है, आपकी दरख्वास्त जो है ये गलत है और इसको खारिज कर दिया गया है। उसके बाद फिर एपलेट फोरम एक होगा, वहाँ पे वो जाके कंप्लेंट कर सकेगा। तो 50% थाना कल्चर जो है बाई दिसंबर ऑफ दिस ईयर इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब ने इसकी अप्रूवल दे दी है, ये ख़त्म हो जाएगा। राना साहब, आपको बुला लेंगे वहाँ पे और वहीं से प्रोग्राम कर लेंगे? जी बिल्कुल बुलाइएगा। दूसरा 50% है जनाब ये थानेदार का ज़िमनी लिखने का इख्तियार। ये फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है, दुनिया जो है काजी साहब आज से 50 साल पहले जो है वो फोरेंसिक एविडेंस पे, साइंटिफिक एविडेंस पे जा चुकी है। हम अभी तक उसी बात के ऊपर लगे हुए हैं जी, विक्टिम आगे आगे जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, फ़लाँ ने आगे ललकारा मारा, फ़लाँ ने फायर किया। चाहे मैं कराची बैठा हूँ और बाद में आके मैं जो है वो गवाह बना हूँ, और उसके ऊपर जो है ये काम चलता है, यानी औरल और ह्यूमन जो है वो एविडेंस के ऊपर। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसके ऊपर तकरीबन अब तक जो है वो 10 अरब रुपए के करीब जो है वो खर्चा आ चुका है। और अब ये हम इसको फंक्शनल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये भी इंशाअल्लाह ताला बाई द एंड ऑफ दिस ईयर ये हो जाएगी। और उसके बाद जितने भी हीनियस केसेस हैं, कोई केस जो है वो थानेदार की ज़िमनी से जो है वो बाहर निकल जाएगा और फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर फैसले होंगे और लोगों की जान छूट जाएगी। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ। ये लाहौर में एक वाक़या हुआ था, ये एक होटल में एक बच्ची के साथ जो है वो रेप हुआ था। वो रेप हुआ बच्ची के साथ, वो विक्टिम थी, मजलूम थी, लेकिन उसने भी झूठ बोला। उसने कहा जी मेरे साथ 8 लोगों ने जो है वो गैंग रेप किया है। उसके बाद उसकी फैमिली ने भी झूठ बोला, उसने कहा कि ये 8 लोगों ने किया है। वो 8 लोग जो है वो होटल से पकड़े गए। उसके बाद उसको सारा उसका साइंटिफिक जो है वो फोरेंसिक जो है वो सारा उसकी जो है वो एनालिसिस हुआ। उनमें से एक आदमी जो है वो सही कल्प्रिट जो है वो पाया गया और उसका जो है वो चलान हुआ। और वो एविडेंस जो है वो साइंटिफिक एविडेंस जो है वो नाकाबिल तरदीद होती है। आप ये बताएं कि अगर थानेदार ने ज़िमनी लिख के उन 8 में से एक को जो है वो गुनाहगार और 7 को बेगुनाह करना होता, वो 7 से ज़रूर पैसे लेता या उन 7 को ही जो है वो गाड़ी चढ़ा देता। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप देखें, अब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो 50% ऑफ थाना कल्चर है, इसको ख़त्म करने का ख्याल किसको आया? अगर ये शहबाज शरीफ को आया जी, अब अगर ये मुकम्मल हुई है पिछले 3-4 साल में,
तो ये अगर आज से 40 साल पहले हो जाती तो ये 40 साल पहले अच्छा राना साहब, ये जो है मैं वो कमिंग आज बैक तक टू दैट थाना पॉइंट, कल्चर ख़त्म हो चुका होता। ठीक है चलें, ये तो हम वेट भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे जब तक ये हो जाता है, मगर कमिंग बैक टू दिस, ये जो वाक़या जिस पे हमने आज खास तौर पे प्रोग्राम किया और ये पुलिस, इस पे आगे भी हम बात करेंगे, ये बड़ा मुतज़ाद आरा आ रही हैं। जो एक आपका वर्जन आया है उसमें हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला और उस पर, लेकिन इसमें यह भी है कि पहले उनके जो साहब थे जो MNA से रिलेटेड थे, सम हो उनके ठेकेदार या जो कुछ भी, उन्होंने कपड़े फाड़े उसके इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल के, फिर उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये एक बड़ा खौफनाक जुर्म है। अभी पूछूंगा मैं, आप किसी बावर्दी पे हमला तो नहीं कर सकते राना साहब? काजी साहब, इसमें जो है ये जो वहाँ पे वो हुआ ना थाना लेवल पे मामला, वो रेड करने का और पकड़ने का और असले का, ये कुछ स्टोरी थोड़ी ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें पुलिस के वो जो लोग थे ना उस लेवल पे, वो लोग भी इन्वॉल्व थे। यानी ये जिस तरह से होता है ना कि दोनों तरफ से ही थोड़ा थोड़ा गंद होता है, इसमें जो MNA साहब के जो वहाँ पे मुलाजमीन थे डेरे पे, वो लोग भी, उनका भी मुझे कोई किरदार इतना अच्छा नहीं लगा। और ड्रंक बताए जाते हैं, वो ड्रंक थे, जो एक सिपाही साहब इन्वॉल्व थे, ड्रंक वगैरह थे। वो जो थानेदार है, वो थानेदार जो है उसके मतलब भी, यानी ये सारे इकट्ठे ही जो ये मेरी असेसमेंट है, ये कोई मैं इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं की, कि ये सारे इकट्ठे ही वहाँ पे बैठ के जो इस किस्म की हरामदगी जो है वो करते थे, और फिर उसके ऊपर जो है उनका झगड़ा हो गया, और उसके ऊपर जो है वो बजाय इसके कि भाई अपने मामले को तुम इरादा से तय करो, वहाँ पे एक रेड अरेंज किया गया और खामखा जो है उसको भी, MNA को भी जो है वो इसमें यानी जो है वो आप समझ लेंगे जलील करने वाली बात या रुस्वा करने वाली बात की गई। और ये सारा जो मामला जो है ये DPO साहब के नोटिस में था। उन्हें ये चाहिए था कि जब चीफ मिनिस्टर लेवल पे उनसे पूछा जा रहा है तो वो आप बताते वो कि जी ये गंदे आदमी थे, इन्होंने ये किया है सारा, मुझे इन्होंने मिस स्टेट किया और मुझे इतमाद में लेके ये इन्होंने सारी हरकत की है, तो मैं इनको जो है वो, यानी उसने खुद कहा कि ये गलत हुआ है और मैं इनको जो है वो सज़ा देता हूँ। लेकिन इस लेवल के ऊपर किसी आदमी को, जो DPO लेवल के ऊपर आदमी है, उसका हक़ाइक़ को दुरुस्त जो है वो बयान ना करना जो है, ये एक ऐसी बात है कि मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह से जो है, और देखें जब आप किसी सिफारिश के ऊपर नहीं लगे, आप यकीन करें कि किसी भी MNA MPA से मेरी एक्सेस या मेरी कुर्बत जो है, या आप समझ लें कि ज़्यादा मैं जो है वो असरअंदाज हो सकता हूँ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पे। मैं आपको हलफ देने को तैयार हूँ कि पिछले 8 सालों में कोई CPO, कोई RPO, कोई DCO, कोई कमिश्नर जो है वो फैसलाबाद में ना मैंने रिकमेंड किया और ना मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर लगा। राना साहब वैसे ये बात बड़ी, कहने को लोग सारा कुछ ही कहते रहते हैं, ये बात बड़ी मुश्किल लगती है। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं और राना साहब नहीं, ये मुश्किल, ये ऑन ओथ हो सकती है, ये बात ये ऑन ओथ हो सकती है। राना साहब हम आपके, यानी आपको देखते भी रहते, आपसे आप जाहिर है और भी बातें आपसे हो सकती है, मगर आज चूंकि ये खास एक मौजूद था तो इस पे मैंने आपको बुलाया। मगर किसी दिन बैठेंगे और जो और आपके पॉलिटिकल जो आपका रोल है उस ज़िमन में जो जुड़ी हुई बातें उस पर भी नाज़रीन हमने बात की राना साहब से। हम दीगर मेहमानों की तरफ भी बढ़ते हैं और इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब, साबिक IG पंजाब। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब राना साहब का जिन्होंने हमें वक्त दिया, और फिर खालिद कयूम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इस वाक़े का इल्म है। इस वाक़े के ज़िमन में खालिद कयूम साहब से हम ये भी पूछेंगे कि उनका जो वर्जन है वो क्या है। इरफान मलिक साहब ने चूँकि किसी और प्रोग्राम में जाना था तो, और मगर इससे बात हम आगे बढ़ाएंगे और खालिद फारूक साहब से ख़ास तौर पे पूछेंगे कि जो राना साहब ने कहा है कितना वेरीफिएबल है, क्या हक़ाइक़ ऐसे ही हैं, और ये पुलिस को जो पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन रिज़ल्ट तक बदलने के लिए, क्या ये उसका शाखसाना है? हमारे साथ रहिए, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब मैं अपने दीगर मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ। ख्वाजा खालिद फारूक साहब साबिक IG पुलिस हैं और बड़ी अच्छी रेपूटेशन रखने वाले अफसरों में इनका शुमार कर सकते हैं हम। और खालिद कयूम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीफ़ रिपोर्टर भी हैं और भी बड़े हवाले हैं, मगर आज हमारे साथ हैं। मगर बात का आगाज़ मैं ख्वाजा खालिद फारूक साहब से करूँ। ख्वाजा साहब, एक वाक़या हुआ और वाक़या, हम इस वाक़े को एक पर्टिकुलर वाक़े से एक जनरलाइज्ड बात करना चाहते हैं, मगर मैं चाहूँगा पहले आप इस वाक़े पे आ जाएं जो आपने सुना और आपके भी इल्म में है। कैसे देखते हैं आप फैक्ट्स को और उस वर्जन को जो राना साहब ने दिए? ख्वाजा साहब, मुझे तकलीफ़ हुई, दुख हुआ सूबाई मिनिस्टर हैं, मैं एहतराम करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, उनको वेल इन्फॉर्म भी मैं समझता हूँ,
लेकिन जो वाक़यात हक़ाइक़ उन्होंने बताए हैं वो दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि इस सिलसिले में काफ़ी लंबा ये महीने से ज़ायद हुआ है, ये जब केस रजिस्टर हुआ, ये ठेकेदार इमरान नामी ठेकेदार था जो आलम लाले का MNA साहब के ठेकेदार, ज़मीनों का ठेकेदार था। इस वाक़े के मुतल्लिक़ जो हुआ, उन्होंने पुलिस बीच में गाड़ी का वो ओवरटेक किया, उसको मारा। पुलिस ड्राइवर ने कहा भी ये तुम गाड़ी चलानी नहीं, उसको उतर के शराब में थे, नशे में थे, उन्होंने पुलिस वाले को मारा, पुलिस वालों को मारा, अच्छा, ड्राइवर को और दूसरों को मारा। उस पर वाक़या ये दर्ज ना हुआ। बाद में SP के नोटिस में पता चला है कि बाद में किसी ज़राए से उसने कभी कार्रवाई करनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। कार्रवाई हुई, उसमें MNA साहब नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद कोशिश की, पहले उन्होंने ख़त्म हो जाए वो पर्चा वगैरह, वो ना हुआ। SP स्टैंड लिया, फिर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब तक गए, वहाँ फिर उन्होंने शोर किया होगा, अपनी वर्शन नेचुरली उन्होंने बताया होगा। चूँकि MNA थे, CM साहब ने बुलाया रिपोर्टेडली SP साहब को भी, बाकी अफसरान को भी, सारी बात सुनी। बाकी ज़िले के तमाम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने SP के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, मासवाए एक MNA साहब के, जिससे वो सही उनको समझ आई कि वो बात गलत है और SP ठीक है। फिर उसके बाद एक जो एलिगेशन लगाई गई, फिर उसके बाद रिव्यू किया गया क्राइम पंजाब में वीडियो लिंक के ज़रिए, जिसमें बहावलनगर बिलखसूस चेक किया गया, उसमें भी बहावलनगर में क्राइम सिचुएशन बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद यानी इनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो हाँ बहुत अच्छी रेपुटेशन है। और उसके बाद वो सिफारिश पे सारी उम्र उसने कभी नौकरी, कभी सिफारिश नहीं कराई। उसके बाद फिर जब ये मामला हल न हुए तो फिर ये पंजाब में ये स्पेशल सेक्रेटरी होम और प्लस, यानी आप तो कह रहे हैं कि डायमेट्रिकली अपोज्ड है वर्जन आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राणा साहब से बिल्कुल बड़ा पुरजोर उनसे इख्तलाफ करता हूँ उनकी ओपिनियन से। और ये बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, क्योंकि जब ये मैंने ये ट्विटर पे रऊफ क्लासर साहब का ये इसके मुतल्लिक इंसिडेंट पढ़ा, फिर मैंने अफसरों से पूछा, ये जिससे मुझे मालूमात मिली तक और अथेंटिक मिली, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी होम और एडिशनल IG ऑपरेशन की कमेटी बनाई गई, जिन्होंने CM ने जिन्होंने उनके टर्म्स और रेफरेंस दिए गए। SP के मुतालिक भी पूछा गया कि जब ये रेड हुई उसके डेरे पर, उसके घर पे भी नहीं हुई, ये भी राणा साहब मुनासिब नहीं, गलत बात की है। उनके घर पे रेड नहीं हुई? नहीं, घर पे नहीं हुई, एक डेरा है मरोट में, जो अच्छा। कि काफ़ी दूर है, ये हारूनाबाद में रहते हैं। और अच्छा, एक मैं सवाल ज़िमनन कर दूं, कहा गया कि जनाब उन साहब ने जो मुलजिम है उन्होंने कहा था जी मैं खुद को पेश कर देता हूं, मगर इन्होंने कहा नहीं, हम पेश होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको उठा के लाएंगे। तो ये क्या आप देखते हैं? ये पेश होना या ना होना ये बेमानी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि बात है, अगर पुलिस ने रेड की है तो ये इसको इशू बनाया गया है, लेकिन उसमें फिर ये साबित हुआ कि लोकल रेड्स होती हैं, वो हर चीज़ तो SP को तो नहीं बता के जाया जाता। वाक़यात सैकड़ों होते हैं जिसमें मुकामी तौर पर अफसर जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। और उसमें इनका था कि ये जानबूझ के मुझे बेइज्जत करने के लिए SP साहब ने, DPO साहब ने ये रेड कराई। वो ये 2 मेंबर सीनियर मेंबरान की जो कमेटी थी, उसमें ये DPO के ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित ना हुई। स्पेशल ब्रांच ने भी रिपोर्ट दी, उसमें भी SP को उन्होंने एग्जॉनरेट किया। तो ये तो वाक़या जो हाँ ये है ना कि ये उनका फरमाना कि जी इस तरह ये झूठ बोला, वो तो ऐसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट से आप रिकॉर्ड मंगवा लें, वो साबित हो जाएगा कि वो राणा साहब ने ये भी कहा कि जनाब उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा ही नहीं गया। तो अगर नहीं कहा गया तो माफ़ी का तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जो सुनने में आया है कि उनको कन्वे हुआ कि उसके डेरे पे जाएं, उसके साथ खाना खाएं। उसने कहा जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं किसी MNA साहब के डेरे पर जाने को नहीं। चले ये बात होगी नहीं, लेकिन इसमें मेरे 2-3 और क्वेश्चन हैं प्लीज जो मेरी ऑथेंटिसिटी, मेरी आर्गूमेंट, जो मेरी इंफॉर्मेशन को प्रूव करेंगे। वो ये है कि अगर राणा साहब की बात तस्लीम कर ली जाए तो क्या IG ने उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए चिट्ठी लिखी? नंबर 1। नंबर 2, क्या IG पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को चिट्ठी लिखी कि उसको वहाँ तबादला किया जाए? 2। नंबर 3, क्या पंजाब गवर्नमेंट ने कोई चिट्ठी फेडरल गवर्नमेंट को लिख के भेजी कि जी इसको पंजाब से बाहर कर दिया जाए? अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हुई तो इसका मतलब है कि फिर ये जो बाकी जो वर्शन आया है प्रेस में या अदर ज़राए बता रहे हैं कि फिर वो जाके MNA साहब फेडरल गवर्नमेंट में पेश हुए और वहाँ से डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इसकी नोटिफिकेशन कर दी, जबकि ये तरीक़ाकार, ये कानून प्रोसीजर नहीं है। ये प्रोसीजर ये नहीं, प्रोसीजर होता है जब अफसर को भेजा जाता है तो सूबा, मुतलका और फेडरल गवर्नमेंट वो दोनों से एग्री करते हैं, फिर नोटिफिकेशन होती है। ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन करती है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं लिख के भेजा, अगर चिट्ठी है तो राणा साहब बता दें
कि वो चिट्ठी ये हमने लिखी थी और ये हमने आईजी ने उनके खिलाफ लिख के भेजा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट से तो ज़रूर बताएं। मे भी राजा साहब को पूरी वाक़या ना इल्म हो या उनकी मजबूरी हो, मैं इसमें कमेंट्स नहीं करना चाहता क्योंकि वो हुकूमत के वज़ीर हैं, इसलिए वो डिफेंड करना उनका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन बात हक़ाइक़ पर करनी चाहिए, कोई ज़ातियात पे। वैसे अच्छा तो ये होता कि वो मुझे चूँकि ये बताया गया था कि उन्होंने जाना है, वरना मैं आपके आमने सामने भी बात कर लेता, मगर चलें ये बात सामने आई है। खालिद क़य्यूम साहब, मैं दोबारा आपसे मज़ीद बात करता हूँ खालिद साहब, लेकिन खालिद क़य्यूम साहब को इन करते हैं क्योंकि ये भी इन नो ऑफ दिस इंसिडेंट है, इस वाक़े को ये भी जानते हैं। मगर आपसे एक सवाल और भी करूँगा खालिद साहब, खालिद क़य्यूम साहब, कि इतने ही थाने हमारे जो हैं वो इंसाफ पर मबनी निज़ाम है कि कोई MNA MPA वहाँ पे मुदाखलत नहीं कर सकता, और ये जो वर्जन 2 आए हैं, इन वर्जन में आप किसको सब्सक्राइब करते हैं, एक राना सनाउल्ला साहब का और एक मोहतरम ख्वाजा खालिद फारूक साहब का? जी खालिद। अच्छा देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो मुझे पता चला कि ये काफ़ी अरसे से वहाँ पर ये एक तनाव की कैफियत थी, और इसका यानी पिछले जो बलदियाती इलेक्शन थे, इलेक्शन के दौरान भी ये MNA साहब जो है इन्होंने बड़ी वायलेशंस की वहाँ पर, और पुलिस की तरफ से इनको बार बार वार्निंग दी गई कि आप किस किस्म की वायलेशन इस तरह के देखें कि अगर आखिरी रात जो कैंपेन जब ख़त्म हो रही थी, तो कैंपेन ख़त्म होने के बाद बाकी लोगों को तो जलसे करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये जो MNA साहब हैं इन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो वार्निंग के बावजूद, मना करने के बावजूद जलसा किया, इन्होंने जलसा किया और वायलेशन की। ठीक, तो ये एक सिलसिला जो है तनाव का वो किसी ना किसी तरह वो MNA साहब का चल रहा था। दूसरा सर मैं आपको ये बताऊं कि ये देखें पिछले 3 साल के दौरान अगर आप पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड उठाकर देखें, वहाँ एक इस्तेहकाक कमेटी है पंजाब असम्बली की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वहाँ तहरीकें पेश हुई हैं असम्बली के अंदर, जो उस कमेटी के पास गई हैं, वो पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ गई हैं। अच्छा, अरकान असम्बली को ये शिकायत हमेशा रहती है कि उनके साथ वो तावन नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते या उनके साथ ज्यादती करते हैं। ठीक है, किस किस्म का तावन यही होता है ना कि उनकी मुदाखलत जो है उसको वो डिस्करेज करते हैं। मुदाखलत जो MNA या MPA करना चाहते हैं उसकी वो हौसला अफजाई नहीं करते। और ये इस तरह अचानक क्यों हो गया काजी साहब, मैं ये आपको बताऊं कि ये जो पनामा लीक्स आई है ना, ये तो बेचारे 3 साल तक ना कोई प्राइम मिनिस्टर ना किसी MNA को मिलते थे, ना चीफ मिनिस्टर किसी MPA को मिलते थे। ये पनामा लीक्स आई है तो आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब MNAs को मिल रहे हैं। अब इससे एक आर्गुमेंट और भी निकलता है बाय डिफॉल्ट, वो ये है कि इसका मतलब ये है कि जब तक पनामा लीक्स नहीं आई थी तो कोई असर नफूज नहीं था MNAs का इन थानों पर। और ये आप देखें, ये जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पनामा लीक्स के जो दबाव आया हुकूमत पर, उस दबाव में एक दो आपने देखा है कि इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब जलसों के लिए निकल गए हैं, और एक तासर शायद ये भी पैदा हो रहा है। और ये हुकूमत के एक वजीर की तरफ से कहता है, ये अखबारात में शाया हुआ कि हमें इलेक्शन की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह MNAs का प्रेशर जो है वो हुकूमत पर बढ़ रहा है, और उनको अब वो फंड्स भी दे रहे हैं, उनको मंसूबे दे रहे हैं, और उनकी जो मुदाखलत है इस तरह ये जो वाक़या हुआ, अगर ये पनामा लीक्स ना आती तो मैं नहीं समझता कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते और फौरी तौर पर जो है इसका सरेंडर करने का जो है वो आर्डर जारी करते। और दूसरा ये है कि देखें कि अगर मैं नहीं समझता कि बगैर पंजाब हुकूमत की कंसेंट के बगैर उन्होंने नोटिफिकेशन, यकीनन इनकी कंसेंट शामिल है। और वहाँ पर अगर आप देखें कि हुकूमत कौन कर रहा है, सारी पंजाब की अगर आप हुकूमत देखें, को 3-4 लोग हैं जो बैठे हुए सारी गवर्नमेंट चला रहे हैं। यहाँ पर तो ना चीफ सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूशन पहले की तरह रहा है, ना IG का इंस्टीट्यूशन पहले की तरह रहा है। सारे आर्डर तो वहाँ जो अमदादुल्ला बसाल साहब बैठे हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, इनके ये आलमदाद लालिका साहब जो हैं इनके वो रिश्तेदार भी हैं, और वो सारे आर्डर सारे मामला तो वहाँ से हो रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो इनका तल्लक मंडी बहाउद्दीन से है, अमदादुल्ला बसाल साहब का, तो वहाँ अगर आप उनकी मुदाखलत देखें, मुझे आज ही को बता रहा था कि वहाँ 11 थाने हैं वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में, और 11 थाने जो हैं वहाँ तमाम SHO जो हैं वो या तो अमदादुल्ला बसाल साहब की मुदाखलत पर लगे हैं, और या वहाँ जो इनके भाई हैं मगर राणा साहब तो कह रहे हैं कमेटी होती है और बड़ा मेरिट होता है। मैं समझता हूँ कि मुदाखलत बिल्कुल है। ठीक है, और खुसूसन पुलिस के अंदर देखें,
जब तक आप इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे उस वक्त तक निज़ाम में बेहतरी अच्छा, कभी बात नहीं को आगे आएगी। बढ़ाते हैं और मैं आपने बड़ी एक दिलचस्प एक यानी आपने इनसाइट हमें दी। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन और वापस आऊँगा। मैं ख्वाजा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं, कि क्या इज़्ज़त नफ्स को महफूज रख के अब नौकरियाँ मुमकिन रही हैं? क्या बड़ा हमें झुक जाना पड़ता है कोई 2 टके की, माफ़ी चाहता हूँ, पोस्टिंग लेने के लिए, कहीं जाने के लिए? क्या सिलसिला है और क्यों, अगर ये वाक़या इसी तरह है जिस तरह खालिद क्यूम साहब कह रहे हैं और खालिद फारूक साहब कह रहे हैं, तो उस आदमी के पास और क्या था कि अपनी इज़्ज़त नफ्स बचा ले और कहीं और चला जाए, और वो चला गया शायद। ये क्या मामला है? तो और इसकी खराबी की वजह से ब्यूरोक्रेसी की इसको दे ब्रॉट इट टू इट्स नीज, तो इस पर आवाम पर इसका क्या असर हो रहा है? आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खालिद साहब, पर्सनल लॉयल्टी कहा जाता है इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट पोस्टिंग के लिए, अब आपको चाहिए, और अगर नहीं है तो आप जिसे पंजाबी में खुड लाइन कहते हैं वो आपका मुकद्दर है। ये, और फिर इसके बाद ये भी मुझे बता दें कि थाने कितने आज़ाद हैं? इंसाफ तो खैर अदालत ने देना होता है, मगर इंसाफ की इब्तदाई कार्रवाई करने के लिए दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आपके दौर में कैसा था और अब कैसा है? जी, बात यह है कि जब डिस्ट्रिक्ट का एसपी एक जायज़ काम अगर हो तो एक एमएनए की कंप्लेंट पे सूबा बदर हो सकता है, तो फिर बाकी आप नीचे देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। डेफिनेटली फिर एसएचओ जिन्होंने रहना वहाँ है, उस एसपी आया चले गया, उनको पता है कि ये सिस्टम में फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो यकीनी तौर पर उसका बहुत ही डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है। ये जब तक आप पुलिस में डीपोलिटिसाइज पुलिस को नहीं करेंगे, उसको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं देंगे, निज़ाम ख़राब से ख़राब होता जाएगा। आपके सिंध में हालात क्यों ज़्यादा ख़राब हुए? उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ की गई और उसमें इंटरफेरेंस की गई, सीनियर से लेकर जूनियर लेवल तक उसका इम्पैक्ट चलता है। तो इसी तरह दूसरे सूबों में भी अगर बेहतरी, अगर अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर आई है तो इस वजह से कि वहाँ इंटरफेरेंस कम की गई, अगर होगी तो थोड़ी होगी। पंजाब में भी जो है अगर ये इंटरफेरेंस कम ना की गई और ये सियासी तौर पर लोगों के तबादले होना बंद ना हुए, या इंटरफेरेंस अगर तबादले भी हो जाते तो फिर उस पर इंटरफेरेंस कम ना हुई, तो नतीजतन उसका लॉ एंड ऑर्डर पे अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है और पब्लिक को रसाई जो है, जिसकी ज़्यादा पावरफुल सिफारिश होती है उसका काम हो जाता है, और जिसकी नहीं होगी वो धक्के खाता है। तो इसमें ये हमारे ये बड़ी एक डायलेमा है, और मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब पहले एक एग्ज़ाम्पल हुआ था फॉर मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली नेकू कारा साहब का, जो एसएसपी इस्लामाबाद थे। अब वो उसकी एक ओपिनियन थी लॉ एंड ऑर्डर, जो इमरान खान का जलसा जुलूस उस ज़माने में धरना था, एक ओपिनियन उसने दी कि जी मेरे ख्याल में इसको ऐसे टैकल करना चाहिए। नाराज़ हो गए, वो डिसमिस कर दिया गया। एक ऑनेस्ट आदमी था, वो धक्के खा रहा है बेचारा, सर्विस ट्रिब्यूनल के जाएगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, वकील करेगा, फिर उसके बाद पता है फेवर में आता है या खिलाफ आता है, और इतनी राय देने पर भी अगर आप उसको एक बंदे को डिसमिस कर देते हैं, और इसमें भी अगर आपकी इंक्वायरी में साबित होता है कि जी ये ऑफिसर का कसूर नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो किधर देखेगा? जो नहीं भी उधर देखना चाहते वो सियासी कनेक्शन ढूंढेंगे, और फिर जब इस तरह की अफसर लगेंगे या सर्वाइव करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर इंसाफ नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा, इंसाफ नहीं मिलेगा। खालिद क्यूम साहब, ये तो बड़ी एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि शरीफ और नेक आदमी तो लाइबिलिटी है, और वो जो जिस तरह उनका धक्के खा रहे हैं, उनकी एक राय थी उन्होंने नहीं मानी, तो फिर ये क्या कोई अपनी इज्जत नफ्स बचा के कोई किसी इदारे में हम काम कर सकते हैं, या फिर हम साफ़ी ठीक हैं जो लगे रहते हैं, भले हम अफसर नहीं हैं मगर यही ठीक है, कम से कम हमें नाक तो नहीं रगड़नी पड़ती? अच्छा सर, पहले तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब ने जो बात की कि पुलिस के अंदर जो भर्ती है वो मेरिट पर हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। कांस्टेबल की सतह पर ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं आई कि मेरिट पर नहीं हुई। फिर दूसरा उन्होंने फरमाया कि हम जो अफसरान हैं, अजला के अफसरान हैं या बाकी CCPO या RPO, उनको भी मेरिट पर लगा रहे हैं। और तीसरी उन्होंने बात की कि कम से कम मेरी सिफारिश पर तो किसी को नहीं लगाया गया, हम उससे भी इत्फाक करते हैं। ठीक, लेकिन मैं ये एक सवाल करता हूँ, लेकिन चौधरी शेर अली साहब नहीं, मैं एक सवाल करता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें बताया जाए कि वज़ीर आला पंजाब
किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में डीपीओस को लगाने के वक्त इंटरव्यू करते हैं? क्या ये इख्तियार जो है ख्वाजा साहब बैठे हैं, आईजी रहे हैं, ये आईजी के पास नहीं होना चाहिए? अगर आईजी को गलत अफसर जो है वो ऐसा कोई अफसर तैनात कर देता है जिस पर कोई करप्शन के चार्जेस आते हैं या वो मेरिट के ख़िलाफ़ काम करता है, तो चीफ मिनिस्टर का काम है कि फिर उनसे पूछें। तो जब आप आईजी को, कमांडर को तो पूछेंगे नहीं और रिजल्ट कमांडर से मांगेंगे, तो फिर वो रिजल्ट कैसे देगा? तो फिर ये जाके बैठ जाते हैं जो आईजी साहब। देखिए, अगर ये कारी साहब ये मामला ना होता, इस तरह मुदाखलत ना होती, आईजी को एम्पावर किया जाता, तो फिर छोटू गैंग में जो हुकूमत की, जो पंजाब की जो गवर्नेंस जो है उसके साथ जो हशर हुआ है, तो फिर वो ना होता। देखें, 2010 में ऑपरेशन किया, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। 2013 में ऑपरेशन हुआ वहाँ पर, वो भी नाकाम हुआ। उसके बाद 14 में हुआ, 15 में हुआ, और अब आखिर आप देखें कि वहाँ पर कितने लोग जो हैं एहलकार जो हैं वो शहीद हुए और कितने एहलकार जो हैं उनको अगवा किया गया। सिर्फ यही वजह है कि फिर फौज को आकर वहाँ पर टेक ओवर करना पड़ा। खालिद साहब, मैं तो आप साफी हैं, आप मुझे बताएं ना, आप तो बात ये हो रही है कि छोटू गैंग की तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज थी, उसके पीछे वो थे और वो नाम, और उसने अपने आप को फौज के हवाले इसलिए किया कि जनाब मुझे मारा ना जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि ये तो मुझे पुलिस मुकाबले में मार देंगे। ये बात सोशल मीडिया दाएं बाएं सामने आ रही थी। जी बिल्कुल, उसने गुलाम रसूल ने उसने इंकशाफात किए हैं। उसने ये इंकशाफ किया है कि वहाँ की जो लोकल जो सियासी लोग थे, जो एमएनए थे, जो एमपीए थे, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत के लिए, खुसूसन पंजाब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा, गवर्नर्स को बहुत बड़ा धचका लगा है। और अगर ये अपने अदारों को की एम्पावरमेंट करें, अदारों को बाख्तियार बनाएं, इतनी देखें, अगर चीफ मिनिस्टर की सतह पर देखें मुदाखलत होगी, तो फिर हर जगह पर मैं समझता हूँ कि नीचे फिर एमएनए भी कहेगा कि मैंने मुदाखलत करनी है, एमपीए भी कहेगा कि मैंने भी मुदाखलत करनी है, आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन आएगा, वो कहेगा मैंने भी मुदाखलत करनी है। तो मैं समझता हूँ कि हर सतह पर थानों के अंदर मुदाखलत, सियासी मुदाखलत हो रही है, जिस वजह से मसाइल पैदा। लेकिन ख्वाजा साहब, अब ये इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी शोबा देख लें, ज़िंदगी का कोई शोबा देख लें, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ जो कारोबारी तबके हैं वो अवाम को चरागाह समझते हैं, थानेदार भी अवाम को चरागाह समझता है, और उसके बाद उस चरागाह में तो वो ये ज़्यादा खौफनाक है कि क्राइम के साथ आपका नेक्सस हो जाता है, और फिर पॉलिटिक्स का क्राइम के साथ नेक्सस हो जाए तो अवाम पे क्या बीतेगी। ये हालात आपके दौर में भी थे, कम थे, ज़्यादा थे, और अब ज़्यादा बुरे हो रहे हैं, या हमेशा से ऐसे है? खालिद साहब, ये वक्त के साथ नहीं, वक्त के साथ डिटेरियोरेशन हो रही है। इंटरफेरेंस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जो है जनरल बाय एंड लार्ज रही है। मासवाए जबकि मार्शला या इस तरह की फौजी हुकूमतें आई थी उसमें कम हो जाती थी, खौफ की वजह से, और नेचुरली उनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता था, ताल्लुक नहीं होता, वो अपने उसमें भी थोड़ी बहुत करते थे, वो ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन है कि पॉलिटिकल दौर में ये बढ़ जाती, वर्करों को मारते थे ज्यादा, पीपल्स पार्टी वालों को मार दो, लेफ्टिस्टों को मार दो। नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जनरल क्राइम के हवाले से बात कर रहा हूँ, डे टू डे वर्किंग के हवाले से करता हूँ, कॉमन मैन के हवाले से बात करता हूँ। चूँकि लोकल एमपी एमएनए जो है उनका कॉन्टेक्ट होता है, और हमारे जो बदकिस्मती से सिस्टम है पाकिस्तान में, वो थाना कचहरी की सारी सियासत है, इसी से बेस पे वो स्ट्रेंथ लेके इलेक्शन में लड़ते हैं। पंजाब हुकूमत के जहाँ तक हवाला है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कई अच्छे इकदाम भी किए हैं, उसे डिनाई नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए की हैं, कोशिश भी की है। लेकिन ये जो चीज़ है, जहाँ तक उसको इंटरफेरेंस की मतलब भर्ती के हवाले से उनकी जनरली जो कांस्टेबल लेवल पे हुई है या एएसए लेवल पे भी की, वो ठीक है, उसकी बाय एंड लार्ज अच्छी रिपोर्ट आई है। इन्होंने जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाई वो बड़ी अच्छी है और पॉजिटिव। अच्छा, वक्त लेकिन कम है, मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल करना लेकिन मैं इतना ये कहता हूँ कि लेकिन आप जो है ओवरऑल सिस्टम, अभी जैसे मसलन आपने एक पॉइंट आउट किया, राणा साहब, ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात आ रही है, मुजफ्फरगढ़ का जो वाक़या आपने बताया कि जनाब उसमें क्या हुआ, आज राणा साहब ने फरमाया कि जनाब वो साबित हुआ कि वो झूठा केस था, चलो मान लिया, वेरी गुड। बात यह है कि फिर उस वक्त के डीपीओ को ओएसडी करके उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई, फिर उस वक्त जो सीनियर डीआईजी था, ऑनेस्ट आदमी था, खालिद दादलाक, उसने भी ये इंक्वायरी में लिखा कि ये झूठा वाक़या है, इस तरह नहीं हुआ, मुख्तलिफ वाक़या बताया, उससे नाराज़ हो गए, उसको सरेंडर कर दिया।
अब तो वो ये तो मानेंगे ना, वो तो खालिद साहब वो तो नहीं, तो मान आज राणा साहब मान रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन वक्त कम है, मैं चाहता हूँ एक और बात, ये जो पैसे का नेक्सस है सियासत से और सियासत का नेक्सस है पैसे से, दोनों से सवाल बारी बारी करूंगा, और पैसे का नेक्सस जुर्म से है, क्योंकि जुर्म के बगैर तो बड़ा पैसा, ख्वाजा साहब आपसे किसने इस दश्त को किसने देखा होगा, वो नहीं बन सकता, थाने उनके ताबे, तो फिर ये क्या समाज, क्या सिस्टम है ख्वाजा साहब? ये तो मॉरल वैल्यूज़ के हवाले, मॉरल कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ बजाय इम्प्रूवमेंट के वक्त के साथ ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम डिटेरोरेशन की तरफ जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये तो सारे तरफ ओवरऑल हमें जब तक इसमें हम प्रॉपर स्टेप नहीं लेंगे, अकाउंटेबिलिटी की नजर आती है आपको? होप देखिए जी, पब्लिक प्रेशर ही है और सोशल मीडिया और आप लोगों का प्रेशर है जिससे काफ़ी चीज़ें दुरुस्त होती है। मैं अभी ये कहता हूँ कि अगर कोई बात ही अगर हो गया तबादला, अगर सीएम साहब इस पर बोल्ड डिसीजन लें, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये मतलब जो एसपी साहब का तबादला इस बेस पे किया, वैसे तबादला होता कोई बात नहीं थी। मैंने काफ़ी फिर अफसरों से बात की फ़ोन पे, और वो बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा है अफसरों को कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो लेकिन एक बात और आखिर में, मैं आपके टाइम कम है, कि छोटू गैंग के हवाले से उसमें पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, कुर्बानियाँ दी। अब देखें, अगर पुलिस जिस तरह इंग्लैंड की या दूसरे मुल्कों की तरह पावरफुल होती तो बड़ा सिंपल था छोटू को पकड़ना। उसके लिए लोकल जो उनके एक दो बड़ी अहम बात कर दी सियासी बंदे जो थे, उनके जो उसके पनाह देते थे, उनके खिलाफ 216 का पर्चा बनता था। अब 216 ताज़ीरात पाकिस्तान का मतलब है किसी इश्तिहारी को पनाह देना, उनके खिलाफ पर्चा देते, शाम से पहले छोटू आके पेश हो जाता। पुलिस दे नहीं सकती इस मुल्क में, ये हमारी बदकिस्मती है। ये आपसे आखिरी लम्हे हैं खालिद साहब, ये जो बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि पनाह सियासत दे रही है अगर जुर्म को, तो थाने वाला क्या करे? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त आप अगर देखें कि पुलिस और सियासत आपस में किस तरह जुड़ी हुई है, कि यहाँ पर देखें कि रायवंड के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिस नशिस्त पर चीफ मिनिस्टर साहब मुंतखब हुए थे। तो वहाँ पर अगर आप देखें कि पीटीआई बहुत थोड़े मार्जिन से इलेक्शन आ रही है, चंद हज़ार वोटों से, और अगर वहाँ उस वक्त सीसीपीओ लाहौर जो थे चौधरी शफीक साहब, उनके भाई को अगर टिकट ना दिया जाता तो मैं नहीं समझता कि वो नून लीग वहाँ से जीत सकती थी। और अगर आप देखें कि जो बल्दियाती इलेक्शन अगर आप देख लें तो सबसे पहले जो बिला मुकाबला हुआ आज़ाद, वो चेयरमैन वो ओकाड़ा से हमारे आईजी साहब के जो हैं वो अजीज़ थे, भाई थे। और इसके साथ अगर आप थोड़ा कसूर चले जाए तो वहाँ आपको बाबर बख्त कुरैशी जो एसपी हैं, उनके जो वालिद हैं वो वहाँ पर जो है एमपी मुंतखब हो गए। ये सियासत के अंदर जो है ये, अब तो ये है कि पहले सियासत देखे शुरू से पुलिस में सियासत की मुदाखलत रही है, लेकिन मैं समझता हूँ अब तो ये एक फैशन बन रहा है कि एक सियासी घराने के अंदर एक बंदा सियासत कर रहा है, वो जो पुरानी फिल्में होती थी, तीन भाई एक में चला गया है, एक वकील बन गया, तीसरे ने फैक्ट्री लगा ली है, जो बात आप पैसे की कर रहे थे। ये सारा जो है चीजें जो है वो आपस में मिल गई हैं। लेकिन एक फिक्र अगर आप जल्दी उसमें क्विकली ये है कि ये चीज़ें पुलिस के हवाले से मैं बात करूंगा कि अगर आप एम्पावरमेंट करेंगे, ये आईजी बाय एंड लार्ज बड़े अच्छे हैं, सारे सीनियर आदमी हैं, अगर एम्पावरमेंट दे, उनको ऑटोनॉमी दे, दे कैन गिव यू बेटर, दे कैन गिव यू एंड दे कैन डिलीवर। लेकिन जो अहम बात जो नुक्ता सामने आया वो ये कि सियासत का नेक्सस, लोगों का नाम लिया उन्होंने, किसको टिकट मिला और किसको टिकट नहीं मिला, तो ये सियासत का जो नेक्सस और जुर्म का जो नेक्सस, कराची में क्या हुआ, सियासत और जुर्म का नेक्सस, छोटू के गैंग में क्या हुआ, सियासत और जुर्म का नेक्सस, और जो अहम बातें, और भी खालिद कयूम साहब ने भी बड़ी अहम बातें पॉइंट आउट की, मगर ख्वाजा साहब ने जो कहा कि हमें 106 का पर्चा देना चाहिए उन लोगों पे, और इसी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती। सियासत की पनाह से मुजरिम अगर नहीं निकलेंगे तो समाज में अमन नहीं आएगा। देखते रहिए चैनल 24, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।